आपके प्यार और आपके समर्थन की वजह से फिनोबिट फैमिली के द्वारा एक माइलस्टोन टच किया गया है। 10,000 से ज़्यादा सदस्य इस फैमिली के साथ जुड़ चुके हैं। आपके इस समर्थन और आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरे दिल से। एक न्यू इन्वेस्टर जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है तो एनएवी के रेट को लेकर के उसके मन में कभी ना कभी कंफ्यूजन होता है कि अगर मैं सस्ते एनएवी पर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे श्री भाविक के द्वारा, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनका मेन ये प्रश्न है कि अगर दो म्यूचुअल फंड है, एक का एनएवी 201 रुपये है और दूसरे का एनएवी 50 रुपये है, और अगर 20 साल तक होल्ड किया जाए तो 20 साल के बाद अगर विड्रॉ किया जाए तो किसमें इनको ज़्यादा फायदा होगा, मतलब रिटर्न इनमें इनको किसमें सबसे ज़्यादा मिलेगा, 200 वाले में या फिर 50 वाले में। अंत तक जरूर जुड़े रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट और डेटा के साथ ये वीडियो होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एनएवी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू, यानी कि एक यूनिट का जो प्राइस होता है उसे ही म्यूचुअल फंड की भाषा में हम लोग एनएवी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, मार्केट में गया और एक टॉफ़ी खरीदा। एक टॉफ़ी का दाम अगर 1 रुपया है तो यानी उसका एनएवी 1 रुपया माना जाएगा, मतलब कि किसी भी वस्तु के एक यूनिट का जो प्राइस होता है उसे ही एनएवी बोलते हैं। अब जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में हमें किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पर हमें यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं, तो एक यूनिट का जो प्राइस होगा उसे ही हम लोग बोलेंगे एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। अब जो हमारा रिटर्न रहता है या फिर 10 साल 20 साल हमने होल्ड किया तो हमें किसमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा वो एनएवी पर डिपेंड करता ही नहीं है। आपको सुनने में आश्चर्यचकित जरूर होंगे आप, लेकिन यही सच्चाई है। एनएवी का फॉर्मूला पहले समझते हैं, उसके बाद से पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि किस तरीके से एनएवी आपके रिटर्न को तय नहीं करता है। एनएवी जो तय होता है वो एक फार्मूले से तय होता है। उसका फार्मूला ये है टोटल AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट। अब किसी भी म्यूचुअल फंड का जो एनएवी होगा इसी फॉर्मूले से तय होता है, यानी कि उस एएमसी के पास उस म्यूचुअल फंड में टोटल कितना एवीएम है, कितना पैसा है, और लाइबिलिटीज में जैसे उनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है, जो आपके फंड को मैनेज करने के लिए वो चार्जेस काटते हैं। उसके अलावा उस एएमसी के उस म्यूचुअल फंड में जो उन्होंने हायर किए होंगे बंदे, जैसे कि फंड मैनेजर होंगे और भी ऑफिस में जो वर्कर्स होते हैं जो कि उस एएमसी के उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड पर केवल फोकस कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी वगैरह देनी पड़ती है। और बाकी बैंक से अगर उन्होंने कुछ लोन उठाया है या फिर कुछ कहीं से भी उधार लिया है तो ये सारी लाइबिलिटीज में आएंगी। और यूनिट का मतलब कि जितने पब्लिक डोमेन में टोटल यूनिट्स अवेलेबल हैं, तो इसी फार्मूले से हम एनएवी निकाल रहे होते हैं। अब यहाँ पर मैं जब एवीएम की बात कर रहा हूँ तो एवीएम में जो पब्लिक पैसे इन्वेस्ट कर रही है वो तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ जो पब्लिक के पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं उस एएमसी के द्वारा पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक में, तो स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उनका इन्वेस्टेड वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो मतलब एवीएम का मतलब यहाँ पर ये कंसीडर किया जाएगा कि जैसे अगर आप देखते होंगे कि इक्विटी में मान लीजिए किसी का एक्सपोजर 98% है और डेट में एक्सपोजर मान लीजिए 1% है और 1% मान लीजिए वो कैश में होल्ड करके रख रही है एएमसी, तो यहां पर टोटल एवीएम में ये सारे को कंसीडर किया जाएगा। इक्विटी में जो 90% 98% अभी एक्सपोजर लिया गया है यानी पैसा इन्वेस्ट है, उसका आज के डेट में मार्केट वैल्यू कितना है, और ये जो डेट है इसका आज के डेट में मार्केट वैल्यू कितना है, और साथ ही साथ जो हमारा 1% कैश था, उन सबको मिलाकर के टोटल एवीएम डिसाइड होता है। यानी कि हमारा जो पैसा इन्वेस्टेड है उसका रोज पैसा या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, क्योंकि मार्केट या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी या तो फ्लैट रहेगी, तो एवीएम भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन पब्लिक का जो पैसा आ रहा है उसकी वजह से एवीएम जो है वो लगातार बढ़ रहा होगा। तो एवीएम बढ़ने का रीजन क्या है? एवीएम बढ़ने का रीजन लोगों के द्वारा जो पैसे उस एएमसी के म्यूचुअल फंड में डाला जा रहा है और उस पैसे को इन्वेस्ट करना किसमें, स्टॉक्स में, एएमसी के द्वारा। अब एएमसी ने जो पैसा इन्वेस्ट स्टॉक में डाला वो अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो जाहिर सी बात है उसका भी प्राइस ऊपर जाएगा, और इस तरीके से एवीएम जो है वो लगातार बढ़ता रहता है। वहीं पर लाइबिलिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो लाइबिलिटीज़ बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता है एवीएम की तुलना में। जैसे कि अगर आप ऐसे समझिए कि एक बार एएमसी ने अगर एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया तो जितनी उनकी सैलरी है
एटलीस्ट 1 साल तक तो वो सैलरी नहीं बढ़ेगी। अगर उनका अप्रेजल भी होगा, सैलरी हाइक भी होगा, तो 1 साल बाद ही होगा। इसके अलावा एक बार लोन ले लिया, वो हमेशा लोन नहीं लेंगे, क्योंकि वो जो उनकी कमाई हो रही है वो एक्सपेंस रेशियो के माध्यम से आपसे ही चार्ज करते हैं, जो आपका एक तरीके से रिटर्न बन रहा है उसमें से ही, ठीक है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो भी संख्या धीरे धीरे बढ़ सकती है अगर ज़्यादा लोग उसमें पैसे डाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो लाइबिलिटीज है वो एवीएम की तुलना में उतना तेजी से नहीं बढ़ती है। जब हमने फॉर्मूला देखा कि एवीएम माइनस लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाई यूनिट, तो अब जब ये वाली वैल्यू तेजी से बढ़ रही है और उसकी तुलना में ये वाली वैल्यू तेजी से नहीं बढ़ रही है, तो ओवरऑल जो इस फैक्टर का, जो इस भिन्न का अंश है वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। जब पॉजिटिव में रहेगा तो नो डाउट इसका वैल्यू भी लगातार तेजी से बढ़ेगा। इसी वजह से एनएवी का प्राइस बढ़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एवीएम का जो टोटल एवीएम है वो बढ़ रहा होता है मार्केट ऊपर जाने के कंडीशन में, और अगर मान लीजिए एवीएम घटता है तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, अंश वाला वैल्यू वो कम हो जाएगा, और इसके वजह से जो हमारा ये वैल्यू है वो थोड़ा सा निगेटिव तौर पर प्रभावित हो सकता है। इसी वजह से देखते होंगे आप, जब मार्केट करेक्ट करती है, जब मार्केट में गिरावट होती है तो टोटल एवीएम क्या हो जाता है, घट जाता है। टोटल एवीएम घटने की वजह से जो एनएवी होता है उसका भी इस फॉर्मूले से अगर आप देखेंगे तो वो भी घट जाएगा। तो इस तरीके से एनएवी घटता और बढ़ता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको स्पष्ट हो चुकी होंगी। एक ही समय में लॉन्च हुए दो म्यूचुअल फंड के एनएवी में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। कोई भी जब म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है तो पहले वो एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफरिंग के तौर पर लॉन्च होता है, और दोनों का प्राइस 10 ही रुपया तय होगा, ये फिक्स है। मतलब कि मान लीजिए कि कोई एबीसी एएमसी का कोई म्यूचुअल फंड है और कोई पीक्यूआर का म्यूचुअल फंड है, दोनों 10 रुपये पर लॉन्च हुए सेम डेट पर, ठीक है। लेकिन 1 साल बाद अगर आप देखेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि इसका जितना रेट हो उतना ही इसका हो। क्यों? क्योंकि ये जो एनएवी तय हो रहा है वो कैसे तय हो रहा है, टोटल एवीएम पर। और एवीएम कहाँ से आ रहा है, एवीएम आ रहा है जिस स्टॉक्स में जितना तेजी होगा उसकी हिसाब से एवीएम भी तेजी से बढ़ेगा। मतलब कि जो एवीएम बढ़ने का रीजन है वो स्टॉक सिलेक्शन है। अब मान लीजिए एक ही कैटेगरी में, मान लीजिए स्मॉल कैप ही अगर हम लोग मान लें तो एबीसी एक अलग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है और पीक्यूआर एक अलग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, लेकिन दोनों में स्टॉक्स में क्या होती है, भिन्नता होती है। तो ये हो सकता है तेजी से बढ़े, ये स्टॉक हो सकता है तेजी से ना बढ़े। तो 10 रुपये के रेट पर दोनों लॉन्च हुए थे, लेकिन इसका एवीएम तेजी से बढ़ेगा क्योंकि स्टॉक इनमें जो रिटर्न एक तरीके से जो स्टॉक्स के प्राइस हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इसका एवीएम तेजी से बढ़ेगा। और इस वाले में अगर प्राइस स्टॉक के तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं इसके स्टॉक्स के, तो उस कंडीशन में इसका एवीएम उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा, और इस कंडीशन में इसका एनएवी भी धीरे धीरे बढ़ेगा, जबकि इसका एनएवी तेजी से बढ़ सकता है। मतलब कि अगर एक ही समय पर एक ही डेट में कोई दो म्यूचुअल फंड भी लॉन्च हो रहा है 10 रुपये के रेट पर, लेकिन आने वाले 10 साल 15 साल में ये जरूरी नहीं है कि दोनों का एनएवी का रेट उतने ही रेट से बढ़े, चाहे वो एक ही कैटेगरी का क्यों ना हो। जब हम मार्केट में एंट्री लेते हैं यानी म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जिस डेट पे हमने इन्वेस्टमेंट किया उस दिन के एनएवी से डिवाइड करके टोटल जो हमारा वैल्यू होगा उसमें एनएवी से डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ यूनिट हमें क्या कर दिए जाते हैं, अलॉट कर दिए जाते हैं। और जिस डेट में हम पैसे को रिडीम करेंगे उस डेट का फिर एनएवी देखा जाएगा, और जितने भी यूनिट है हमारे उसका आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे बैंक अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो एनएवी का प्राइस है, एनएवी का जो प्राइस है वो जितना तेजी से बढ़ेगा उतना तेजी से हमें रिटर्न मिलेगा। और एनएवी का प्राइस किस पर डिपेंड कर रहा है, वो टोटल एवीएम पर डिपेंड कर रहा है, उसके अलावा लाइबिलिटीज पर डिपेंड कर रहा है, उसके अलावा नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिपेंडेंट कर रहा है। तो एनएवी का प्राइस एवीएम पर डिपेंड कर रहा है, और एवीएम किस पर डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है स्टॉक्स के द्वारा उनके प्राइस हाइक को लेकर के, क्योंकि जितना तेजी से प्राइस बढ़ेगा उतना ही उनका एवीएम बढ़ेगा और उतना ही उनका एनएवी का रेट बढ़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें आप समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर एनएवी सस्ता है या फिर महंगा है उससे हमारा रिटर्न तय नहीं होता है, क्योंकि आप अगर महंगे एनएवी वाले में एंट्री कर रहे हैं तो हो सकता है आप उसमें महंगे में एंट्री किए होंगे। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण मैं लेता हूं, मान लीजिए कि एक म्यूचुअल फंड है मिड कैप कैटेगरी का, अगर उसका एनएवी का प्राइस 2000 रुपये है, और वहीं पर मिड कैप कैटेगरी का कोई दूसरा म्यूचुअल फंड है जिसके एनएवी का प्राइस मान लीजिए 200 रुपये है, दोनों के बीच 10 गुने का अंतर है। ठीक है, और एक टाइम फ्रेम में अगर दोनों हमें 10% का रिटर्न दे, तो ये 10% अगर हम लोग बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू बढ़ करके 2200 रुपये हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा अगर 10% बढ़ा दें तो 220 रुपये हो जाएगा। आपको देखने को लगेगा कि ये तो 200 से केवल 220 ही बढ़ा, ये देखने को लगेगा ये 2000 से 2200 बढ़ गया, तो आपको देखने में लगेगा कि ये ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। आप इसका रिटर्न निकालेंगे तो ये भी 10% आएगा और ये भी 10% आएगा। ठीक है, तो एनएवी कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है
उससे हमारा एंट्री पर और रिटर्न पर कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको एक और आसान भाषा में समझने के लिए मैं दो फंड का यहां पर एग्जांपल लेना चाहूंगा। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं उन दो फंड के बारे में। मिड कैप कैटेगरी के दो फंड मैंने लिए हैं, पहला मोतीलाल ओसवाल फंड और दूसरा निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। दोनों मिड कैप कैटेगरी के फंड हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर आपको इनका लॉन्च डेट दिखाऊं तो देखिए, जो निपॉन है वो 2012 में लॉन्च हुआ था और जो मोतीलाल ओसवाल है वो 2014 में लॉन्च हुआ था। लगभग 2 साल का गैप है, लगभग 2 साल का गैप है। और इनका अगर मैं फंड साइज दिखा दूं, एवीएम दिखा दूं, तो जो निपॉन का एवीएम है वो 35,000 करोड़ का है और जो मोतीलाल का एवीएम है वो 18,500 करोड़ का है। और अगर इनके एनएवी का रेट में दिखाऊं तो आप आंकड़े देख करके चौंक जाएंगे। जो मोतीलाल ओसवाल का एनएवी इस समय है 29 नवंबर के डेट के हिसाब से वो है 123 रुपये का। वहीं पर निपॉन इंडिया ग्रोथ का जो एनएवी है वो है 4415 रुपये का। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, सिर्फ 2 साल का गैप और इतना बड़ा यहां पर गैप देखने को मिल रहा है। तो यहां पर गैप ऐसा नहीं है कि इसने रिटर्न ज़्यादा दे दिया इस वजह से ये इनका बहुत ज़्यादा एनएवी बढ़ गया, नहीं। एनएवी का जो फॉर्मूला होता है, जो हमने देखा, टोटल एवीएम माइनस लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। तो हो सकता है किसी टाइम फ्रेम में जब ये 10 रुपये पर लॉन्च हुए हो, किसी टाइम फ्रेम में जो स्टॉक इन्होंने सेलेक्ट किया हो उनका रेट तेजी से बढ़ा हो, जिसकी वजह से इनका एवीएम तेजी से बढ़ा हो और उस वजह से इनका एनएवी भी तेजी से ऊपर की तरफ गया हो। उम्मीद करता हूं चीज़ें आप स्पष्ट समझ पा रहे होंगे। अब चूंकि यहां पर एनएवी इनका ज़्यादा है और इनका एनएवी कम है, अब अगर मैं दोनों के रिटर्न की बात करूं, आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। मोतीलाल ओसवाल का एनएवी का रेट 123 रुपये था और इसका 4415 रुपये था। मोतीलाल ओसवाल ने 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो 61% का दिया है, वहीं पर निपॉन ने 37% का दिया है। 3 साल के टाइम फ्रेम में मोतीलाल ओसवाल ने लगभग 37% का रिटर्न दिया है और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने 27% का रिटर्न दिया है। अगर 5 साल के टाइम फ्रेम की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने 34% का और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने लगभग 30% का रिटर्न दिया है। तो यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि ये एनएवी का रेट इसका कम था और इसके एनएवी का रेट ज़्यादा था। तो यहां पर रिटर्न के मामले में मोतीलाल ओसवाल हर एक टाइम फ्रेम में निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड को बीट कर पा रहा है। अब जस्ट इसके उल्टे फंड की हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे एक ऐसे फंड की जिनका एनएवी का रेट ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा रिटर्न दे रहे होंगे उस फंड की तुलना में जिनका एनएवी कम है। चलिए इसके जस्ट रिवर्स दूसरा मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप, दो फंड को मैं यहां सेलेक्ट कर रहा हूं स्मॉल कैप कैटेगरी से आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। अगर इन फंड के एनएवी की मैं बात करूं तो आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है उसका एनएवी 196 रुपये का है और क्वांट स्मॉल का जो एनएवी है वो 292 रुपये का है। इसके साथ ही साथ अगर मैं आपको यहां पर इनका लॉन्च डेट दिखाऊं तो क्वांट स्मॉल कैप जो है वो 1 साल बाद लॉन्च हुआ था, मतलब कि 1 साल नहीं, 1 महीने बाद लॉन्च हुआ था। ये 31 दिसंबर 2012 का है और ये जनवरी 2013 का है। 1 महीने बाद लॉन्च होने के बावजूद भी इनका जो एनएवी है वो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप से ज़्यादा है, क्योंकि एनएवी जो है वो फार्मूले से तय हो रहा है और फार्मूले में जिस तरीके से एवीएम तेजी से बढ़ेगा उस तरीके से निश्चित तौर पर आपका एनएवी भी तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इनका रिटर्न दिखाऊं, अब आप अपने स्क्रीन पर आंकड़े देख करके चौंक जाएंगे। देखिए, क्वांट का एनएवी हाई था और निपॉन का एनएवी यहां पर लो था। 1 साल के रिटर्न की अगर हम लोग बात करें तो क्वांट जो है वो 38% का रिटर्न देता है और जो निपॉन है वो 35% का। 3 साल के टाइम फ्रेम में निपॉन 30% का और ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा 30.4% का। 5 साल के टाइम फ्रेम में ये 36% का और ये 47% का। हर एक टाइम फ्रेम में देखेंगे तो निपॉन से ज़्यादा क्वांट ने रिटर्न बना करके दिया है, जबकि इनका एनएवी का रेट जो है वो निपॉन इंडिया स्मॉल से हाई है। अब मैंने 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखे, एक स्मॉल कैप कैटेगरी के क्वांट ने जिनका एनएवी हाई होते हुए भी वो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को हर एक टाइम फ्रेम में बीट कर रहे हैं। वहीं पर दूसरा मिड कैप का मैंने आपको एग्जांपल दिया जहां पर एनएवी लो होते हुए भी उनने हाई एनएवी वाले को हर एक टाइम फ्रेम में रिटर्न के मामले में बीट किया हुआ है। तो इससे अब आप निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि आपका जो एनएवी है म्यूचुअल फंड का वो हाई हो या फिर कम हो, आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपको ज्यादा रिटर्न बना करके देगा। ठीक है, क्योंकि रिटर्न का एनएवी से कुछ खास लेना देना ही नहीं होता है। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि अगर आप एक ही समय में किसी 2 अलग अलग रेट वाले एनएवी पर एंटर कर रहे हैं तो दोनों के एनएवी कैलकुलेशन में जो एवीएम यूज हो रहा है वो दोनों का एवीएम अलग हो सकता है। अब एवीएम जो है वो डिसाइड होता है स्टॉक से, मतलब कि जो हमारा रिटर्न है वो डायरेक्टली हमारे स्टॉक सिलेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, वो हमारे एनएवी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो हमारे स्टॉक सिलेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। तो जो स्टॉक्स आपके उस म्यूचुअल फंड के
पोर्टफोलियो में होंगे, अगर वो चल रहे होंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके देंगे। एनएवी से कुछ लेना देना ही नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है, डाउट रह जाता है, तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।